नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला आज भी जारी है। आज मैं इतिहास गल्प श्रेणी की पुस्तकों के साथ उपस्थित हूँ। वर्ष 2024 में इतिहास गल्प श्रेणी की जिन पुस्तकों ने साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में अपना स्थान बनाया, उनमें दारा सुको संगम संस्कृति का साधक, इस पुस्तक के लेखक हैं मैनेजर पांडे। दारा सुको भारतीय मुगलकालीन इतिहास का वह पात्र है जो एक शहजादा के रूप में अपने समय में जितना प्रासंगिक था, उससे कहीं अधिक प्रासंगिकता उनकी हमारे समय में है। इसकी वजह है दारा की विचार दृष्टि, उनका काम। वे भारतीय समाज में संगम संस्कृति को विकसित करना चाहते थे। संगम यानी इस्लाम और हिंदू धर्म दर्शनों का आपस में जो तादात्म्य है वह स्थापित हो सके, इसके लिए उन्होंने न केवल इस्लाम और हिंदू धर्म दर्शनों के तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत की, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया और कराया। उन्होंने सूफी साधना और साधकों पर भी 5 किताबें लिखी। दारा खुद हिंदी और फारसी के बेजोड़ शायर थे। भारत में संगम संस्कृति की जड़ें मजबूत करने के लिए दारा सुको को अपने विचारों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मैनेजर पांडे के निधन के बाद यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित की है। यह एक तरह से दारा सुको के काम और मैनेजर पांडे दोनों को श्रद्धांजलि है। बहुत बहुत राजकमल प्रकाशन को बधाई। इस श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है आर्यों का जीवन और इतिहास। प्रोफेसर राजकुमार इसके रचनाकार हैं। आर्यों की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो भारत भूमि पर पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं कि वो बाहर से आए, कुछ लोगों का कहना है कि वो कृषि की खोज में आए, कुछ लोगों का कहना है कि वो आक्रांता बनकर आए। वाकई जितने विद्वान हैं उतनी कहानियां हैं। इतिहासकारों की अपनी अपनी वैचारिक सोच है, लेकिन यह पुस्तक शोध, मान्यता, इतिहास, उन सबसे इतर जाकर आर्य कौन थे, उनका इतिहास क्या था, क्या वे भारत पर आक्रमण करने आए थे, उनकी भाषा कैसी थी, उनका रहन सहन क्या था, क्या वेद, मूर्ति, मंत्र और प्राचीन देवताओं के साथ साथ जो लौकिक और धार्मिक स्थितियां थी वह आर्यों से जुड़ी हुई है। क्या भारतीय सभ्यता का इतिहास आर्यों के इतिहास के बिना पूरा नहीं होता। यह पुस्तक ऐसे ही प्रश्नों पर तथ्यात्मक दृष्टि डालती है। इसके प्रकाशक हैं सर्वभाषा ट्रस्ट। प्रोफेसर राजकुमार और सर्वभाषा ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है महान हिंदू सभ्यता, उपलब्धियां, उपेक्षा, पूर्वाग्रह और आगे का रास्ता। पवन के वर्मा इसके रचनाकार हैं। हिंदू सभ्यता से आपका आशय क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आखिर वे कौन से ग्रंथ और विरासत हैं जिन्होंने एक सदी से दूसरी सदी तक न केवल हिंदू धर्म और उसके विचारों को, हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाया, बल्कि उनकी मान्यताओं को स्थापित किया। आखिर वो कौन सी मान्यताएं हैं जिनको आज लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और विविध आस्थाओं, विचारों और दर्शनों के बावजूद हिंदू दुनिया ने अपने आप को दुनिया भर के आक्रमणों के बीच भी किस तरह से स्थापित किया। यह पुस्तक हिंदू सभ्यता के लचीलेपन, निरंतरता और हिंदू जीवन पद्धति के हर पक्ष पर नजर डालती है और इस बात पर बल देती है कि जो स्वयं को हिंदू समझते हैं वो इस सभ्यता के मूल आशय को, उसकी विरासत को, उसके ग्रंथों को उसके मूल आधार पर समझ सकें, क्योंकि हिंदू होना केवल रस्मी नहीं है। यह पुस्तक अंग्रेजी में द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन के नाम से छपी थी। अंग्रेजी में उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है। इतिहास गल्प श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की, उसका नाम है प्रतीक्षा शिव की ज्ञानवापी काशी के सत्य का उद्घाटन। विक्रम संपत इसके रचनाकार हैं। काशी यानी वाराणसी केवल एक पवित्र शहर ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा के लचीलेपन का भी प्रतीक है।
इसने सदियों से कई प्रतिकूल और घातक हमलों का सामना करते हुए भी अपनी सभ्यता को बचाए रखा। यह पुस्तक विश्वेश्वर अर्थात विश्वनाथ रूपी भगवान शिव के निवास के रूप में काशी के इतिहास, उसकी प्राचीनता, उसकी पवित्रता को पुनः प्रस्तुत करती है और यह बताती है कि जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, वह इतिहास की प्रलयकारी घटनाओं का साक्षी रहा है। इस पर अंतिम आघात 1669 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किया गया, जिन्होंने मंदिर को खंडित कर इसके पश्चिमी दीवारों पर कुछ गुंबद खड़े कर दिए और जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत में बनी यह मस्जिद लगातार विवादों का कारण रही और वो उसके इतिहास से ब्रिटिश अदालतों के मुकदमों को खंगालते हुए, इतिहास सभ्यता के चिन्हों को खंगालते हुए वाराणसी सिविल कोर्ट में दायर 2021 के नए मुकदमे के परिप्रेक्ष्य तक आते हैं और इतिहास के तथ्यात्मक वर्णन को दर्ज करने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी में यह पुस्तक वेटिंग फॉर शिवा अनअर्थिंग द ट्रूथ ऑफ काशी ज्ञानवापी का हिंदी अनुवाद है, जिसे अच्युत सिंह ने किया है। अनुवादक अच्युत सिंह को, लेखक विक्रम संपत को और प्रकाशक ब्लू वनिंग को बहुत बहुत बधाई। इस कड़ी की अगली पुस्तक है आखिरी मुगल बादशाह का कोर्ट मार्शल। राजगोपाल सिंह वर्मा इसके लेखक हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जब हम बात करते हैं तो उनकी बदनसीबी से अधिक बात होनी चाहिए फिरंगी शासकों की क्रूरता पर, जो ये सोचने के लिए बाध्य करती है कि जिनके शासनकाल में सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ, वे एक बुजुर्ग बादशाह के प्रति कितने अमर्यादित और निष्ठुर थे। यह पुस्तक बरतानवी शासकों के मनमानी, उनके गैर कानूनी और अवैधानिक कार्रवाइयों का दस्तावेजी स्वरूप प्रस्तुत करती है और यह बताती है कि कोई भी सभ्य विश्व समुदाय अंग्रेजों की उस कार्यवाही को सहमति नहीं दे सकता। लेखक ने उस कालखंड के विवरणों को बहुत बारीकी से शोध के साथ अपनी कल्पना के मिश्रण के साथ दर्ज किया है और बहादुर शाह जफर पर चलाए गए अवैधानिक मुकदमे यानी कोर्ट मार्शल की सरकारी कार्रवाई का पूरा विवरण भी परिशिष्ट में दिया है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सेतु प्रकाशन। लेखक राजगोपाल सिंह वर्मा को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है जिन्ना, उनकी विफलताएं, असफलताएं और इतिहास में उनकी भूमिका। जिन्ना की सफलताएं क्या हैं, उनकी विफलताएं क्या हैं, इतिहास में उनकी भूमिका क्या है, इसे इश्तियाक अहमद ने बहुत करीने से दर्ज किया है। इश्तियाक अहमद का कहना है कि पाकिस्तान के कायदे आजम पर जब हम विचार करते हैं तो दुनिया भर में उनके चाहने वाले और उनके विरोधियों की गिनती कम नहीं है। यह संख्या पाकिस्तान में भी कुछ कम नहीं है। लेकिन जब हम जिन्ना के अतीत को खंगालते हैं, जिन्ना की विरासत को खंगालते हैं, उनकी सफलताओं को, उनके जीवन के कालखंड को खंगालते हैं, तो हम यह पाते हैं कि आखिर एक समय का जो कट्टर राष्ट्रवादी था, जिसे मजहब से कोई करीबी ताल्लुक नहीं था, जो मजहबी नहीं था, आखिर क्या वजह थी कि वह राष्ट्र के विभाजन के लिए तैयार हो गया। भारत और पाकिस्तान के समय ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की जिन्ना तक क्या पहुंच थी, उनके क्या विवेचन थे, क्या खून से हमारा लथपथ इतिहास के लिए केवल जिन्ना जिम्मेदार थे, अंग्रेज जिम्मेदार थे या कुछ दूसरे लोग भी जिम्मेदार थे। यह पुस्तक इस पर भी नज़र डालती है। अंग्रेजी में यह पुस्तक जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर्स एंड द रोल इन हिस्ट्री के नाम से प्रकाशित हुई थी। प्रकाशक सेतु प्रकाशन, अनुवादक अलका वाजपेयी और आलोक वाजपेयी और लेखक इश्तियाक अहमद को बहुत सारी शुभकामनाएं। इतिहास और गल्प श्रृंखला की साहित्यिक बुक कैफे टॉप 10 पुस्तकों की सूची में अगली जो पुस्तक है उसका नाम है अग्निकाल, सल्तनत कालीन सिपहसालार मलिक काफूर की कहानी। युगल जोशी इसके रचनाकार हैं। 13वीं सदी में जब हिंदुस्तान में उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था और एक नौजवान अपनी जिंदगी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए संघर्ष कर रहा था, तब उसकी प्रेमिका को न केवल उससे जबरी छीन लिया गया, बल्कि उसे एक तरह से उसका बंध्याकरण करके हिजड़ा बनाकर बार बार बेचा गया। लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वह
न केवल दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के करीब पहुंचा, बल्कि सल्तनत में नंबर 2 की हैसियत हासिल कर ली। यह कहानी मध्यकालीन इतिहास के मशहूर सेनानायक मलिक काफूर की है, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उसका नायब था। आखिर उसका कारनामा क्या था? उसने किस तरह से मंगोलों से दिल्ली की रक्षा की, किस तरह से दक्कन का फतह किया, किस तरह से देवगिरी और वारंगल के राज्य को जीतकर सुल्तान के कदमों में रख दिया, लेकिन उसकी वही महत्वाकांक्षा किस तरह से उसके पतन का कारण बनी। मानवीय भावनाओं के जितने भी रंग हो सकते हैं, मलिक काफूर की इस जीवनी की अनोखी दास्तान में युगल जोशी ने लिखा है। बेहद उम्दा कृति है यह। इसके प्रकाशक है पेंगुइन स्वदेश। इस कड़ी की अगली पुस्तक है गुमनाम हिंदू राजा टिकैत राय। नवल कांत सिन्हा इसके रचनाकार हैं। लखनऊ में एक हिंदू राजा था जिसका नाम था टिकैत राय, जिसे लोग अवध का दानवीर कर्ण कहकर पुकारते थे। मुस्लिम नवाबों के दौर में उन्होंने 108 शिव मंदिर बनवाए, ब्राह्मणों को दान की व्यवस्था कराई। अयोध्या का जो वर्तमान में हनुमानगढ़ी मंदिर है उसे बनवाया, बिठूर का पत्थर का घाट और मंदिर बनवाया, डलमऊ में घाट बनवाए, संस्कृत पाठशालाएं बनवाई। आखिर एक हिंदू राजा ने जो समूचे मुस्लिम साम्राज्य जब अवध पर छाया हुआ था, उस समय किस तरह से उन्हीं के राज्य में रहकर हिंदुओं की मदद कर रहा था, शायरों, कवियों, विद्वानों को संरक्षण दे रहा था, अवध की राजस्व प्रणाली को श्रेष्ठ बनाया। लखनऊ, रायपुर, रायबरेली, अयोध्या, प्रयागराज, बदायूं, कोलकाता, अनगिनत कुएं बावलियां जिसके नाम पर बनी। आखिर वह व्यक्ति किस तरह से गुमनाम हो गया? इतिहास में उसका उल्लेख केवल गलियों, मोहल्लों और स्थानों के नाम पर क्यों रह गया? लेखक नवल कांत सिन्हा इसे बहुत गहराई से देखने की कोशिश करते हैं और इस पुस्तक में रखते हैं कि महाराजाधिराज टिकैत राय नृपेंद्र बहादुर के इतिहास को जाना चाहिए। दिव्यांश पब्लिकेशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। दिव्यांश पब्लिकेशन और नवल कांत सिन्हा को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है बाबर अ चेस बोर्ड किंग। आभास मल्दहियार इसके लेखक हैं। हिंदुस्तान में तैमूर साम्राज्य के दूरदर्शी संस्थापक बाबर को 1495 में अपने पिता की दुखद मृत्यु के बाद शुरुआती संघर्षों का सामना करना पड़ा। बाबर ने विश्वासघाती राजनीतिक परिदृश्यों के बीच सत्ता संभाली और उसका जो जीवन का उतार चढ़ाव था उसे आभास मल्दहियार इस पुस्तक में दर्ज करने की कोशिश करते हैं, जो बारीकी से बाबर के जीवन की राजनीतिक पेचीदगियों, प्रतिकूलताओं और उसकी कुशलता को दर्शाता है कि आखिर कैसे पारिवारिक खतरों के बीच फरगाना में शासक बनने से लेकर समरकंद में क्षणभंगुर जीत और हार तक बाबर ने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे थे। किस तरह से वह भारत आए, किस तरह से उन्होंने भारत में अपने वंश को स्थापित करना शुरू किया, किस तरह से तैमूर वंश से उनका जो वर्णन है वह उनको जोड़ता है। उनके शासन काल के जो 13-14 अशांत वर्ष थे, उनका निर्वासन, उनकी जीत, उनके गठबंधन, सब कुछ इस पुस्तक में दर्ज किया है आभास मल्दहियार ने। बाबरनामा की फारसी पांडुलिपि और प्राथमिक स्रोतों से उन्होंने जो जानकारी हासिल की है और गहन शोध के साथ इस पुस्तक को लिखा है, वह बाबर के जीवन पर एक अनोखी दृष्टि डालती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन इंडिया और लेखक आभास मल्दहियार को बहुत बहुत बधाई। और इस श्रृंखला की आखिरी पुस्तक है 0 माइल अयोध्या। कृष्ण प्रताप सिंह इसके रचनाकार हैं। अयोध्या को हम भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में, अब वहाँ जो मंदिर बना है उस मंदिर के लिए और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उसके लिए जानते हैं। लेकिन अयोध्या जो है, यह पुस्तक बताती है, कृष्ण प्रताप सिंह बताते हैं कि अयोध्या केवल राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं है, बल्कि दूसरे शहरों की तरह वह भी एक शहर है जहाँ अलग अलग वर्गों समुदाय के लोग रहते हैं, रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं और देश और दुनिया के बदलावों पर अपनी नज़र डालते हैं। वहाँ मंदिर, मठ भी हैं, घाट भी हैं, अखाड़े भी हैं, मस्जिद भी हैं, महल भी हैं, हवेलियाँ भी हैं, गलियाँ भी हैं, खान पान भी है, कारोबार भी है।
रानियों राजाओं की कहानियां हैं, नवाबों बेगमों की कहानियां, सिपह सालारों, क्रांतिकारियों, शायरों, अदीबों की कहानियां हैं, संगीतकारों और गायकों की कहानियां हैं। और इन सब ने मिलकर अयोध्या को जो पहचान दी, वह पहचान दरअसल उसकी एक पहचान से पूरा नहीं होता है। यह अलग बात है कि वह श्री राम की जन्मस्थली रही होगी, यह अलग बात है कि वहाँ पे भगवान राम का मंदिर है, लेकिन इससे इतर लोगों को अयोध्या के उस स्वरूप को भी जानना चाहिए जिनसे कोई शहर बनता है। कृष्ण प्रताप सिंह की इस पुस्तक को वाम प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। वाम प्रकाशन और लेखक कृष्ण प्रताप सिंह को बहुत बहुत बधाई। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की यह श्रृंखला कल भी जारी रहेगी। मैं अपने दर्शकों को यह स्पष्ट कर दूं कि यह कोई रैंकिंग नहीं है। हम इस पुस्तकों में 1 से लेकर 10 तक पुस्तकों को नहीं गिनते हैं, बल्कि मेरी समझ से इतिहास और गल्प श्रेणी की इन सभी पुस्तकों को आपकी सूची में, आपकी पाठ्य सूची में शामिल होना चाहिए। पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें और बुक कैफे देखते रहें। धन्यवाद।